वंदे मातरम। मैं विजय ठाकरे आपका स्वागत करता हूं स्टेप अप अकेडमी पर। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 11th के जो स्टूडेंट्स हैं, मैं उनके लेके आया हूं बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। इसमें ऑलरेडी 3 लेक्चर हम लोग पढ़ चुके हैं, जिसमें हम लोग सोल प्रोप्राइटर के बारे में मालूम कर चुके हैं कि सोल प्रोप्राइटर क्या होता है और अलग अलग फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या होते हैं। तो आइए आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं दोस्तों सेकेंड टाइप, जिसको हम लोग बोलते हैं पार्टनरशिप। अब ये पार्टनरशिप होती क्या है? तो भाई म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में जो भी बातचीत हो जाए उसको बोलते हैं हम लोग पार्टनरशिप। बट बिजनेस में पार्टनरशिप क्या होती है, इसको हम लोग समझने की यहां पे कोशिश करेंगे। तो पार्टनरशिप इज द रिलेशन, पार्टनरशिप एक ऐसा रिलेशन है जो कि बिटवीन पर्सन्स हु हैव उनके पास क्या होना चाहिए या वो कैसे होने चाहिए, हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ बिजनेस। वो चाहते हैं कि भाई एग्री हो जाए, क्या चाहते हैं, क्या एग्री हो जाए भाई कि शेयर ऑफ प्रॉफिट जो है या जो प्रॉफिट हो रहा है उसको हम लोग इकट्ठा शेयर कर ले। शेयर द प्रॉफिट ऑफ बिजनेस कैरीड डाउन बाय ऑल, अगर सबने मेहनत करके कमाया है तो भी ठीक है, या और बाय एनीवन देम एक्टिंग फॉर ऑल, उनके लिए अगर कोई काम कर रहा है, उसने भी कुछ पैसा अर्न करके दिया है तो उसको भी यहां पे डिस्ट्रीब्यूट करने का जो सिस्टम है वो कहलाता है यहां पे पार्टनरशिप। तो दोस्तों यहां समझ में आ गया हमें कि पार्टनरशिप क्या होता है। चलिए हम लोग बात करते हैं कि क्या क्या खासियत है भाई पार्टनरशिप की। तो इसको हम लोग पढ़ने वाले हैं यहां पे फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप पे, जिसमें सबसे पहला आता है फॉर्मेशन, कि पार्टनरशिप बनती कहां से है, कैसे बनती है, ये हम लोग समझने वाले हैं फॉर्मेशन में। दूसरा हम लोग समझने वाले हैं लायबिलिटी, कि जिम्मेदारियां क्या क्या होती है, क्या क्या यहां पे पेड ऑफ करना होता है, क्या सारी जिम्मेदारी एक ही है या जिम्मेदारियां बटी हुई है, सबको अपनी अपनी चीजों को जो भी उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया उसके लिए कुछ पे करना है। तो यहां पे लायबिलिटी क्या एक की है या सबकी है, ये हम लोग डिसाइड करेंगे। रिस्क बियरिंग की बात करें तो रिस्क जो है यहां पे कम हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि यहां रिस्क को भी क्या करा जाता है, शेयर किया जाता है। प्रॉफिट शेयर करना आसान है, मगर रिस्क और लॉस शेयर करना बड़ा ही डिफिकल्ट काम है। कंटिन्यूटी की बात करें, क्या यह बिजनेस कंटिन्यू चल पाएगा? हो सकता है किसी कारण से किसी पर्सन की डेथ हो जाए, कोई रिटायर हो जाए, या किसी को ऐसा लगे कि मैं इंसॉल्वेंट हो चुका हूं, तो क्या यह बिजनेस कंटिन्यू रहेगा, या पुराने जो पार्टनर है वो कंटिन्यू रखना चाहते हैं या नए पार्टनर को यहां जोड़ना चाहते, ये सब चीज कंटिन्यूटी में आएगी। यहां पे हम लोग बात करेंगे मेंबरशिप की, कितने लोग इस पूरे कंपनी में हैं, कितने लोग यहां जुड़ना चाहते हैं, कितने लोग यहां से जाना चाहते हैं, ये सब किस में आता है दोस्तों, मेंबरशिप में आता है। फिर हम बात करेंगे म्यूचुअल एजेंसी में किन के साथ मिलकर यहां पे काम करना है, क्या अपना पूरा का पूरा जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम है दूसरों को दे देना है या किसी और से मिलकर यहां पे काम करना है। तो ये म्यूचुअल एजेंसी में हमें समझ में आता है। फिर हम बात करेंगे डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल में, किसको डिसीजन लेना है, क्या सारे लोग डिसीजन ले सकते हैं, क्या सारे लोग कंट्रोल कर सकते हैं, ये सब हम लोग पढ़ने वाले हैं फीचर्स में। तो हम लोग फीचर्स में काफी डेप्थ में जाने वाले हैं, चीजों को हम लोग ब्रीफली समझने वाले हैं। यहां पे बात करते हैं हम लोग फॉर्मेशन की। पहला फीचर, पार्टनरशिप बिजनेस इज गवर्न्ड बाय द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो पार्टनरशिप एक्ट जो है वो है 1932, और यहां पे हम लोग म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ एक दूसरे के साथ पार्टनरशिप स्टार्ट करते हैं। देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट, और इन लोगों के बीच में क्या होना चाहिए भैया, एग्रीमेंट, जो कि जनरली रिटर्न होना चाहिए, ओरल एग्रीमेंट से काम नहीं चलता। बिटवीन पार्टनर्स टू फॉर्म पार्टनरशिप, अब ये पार्टनर्स के बीच में होना चाहिए जहां पे वो क्या करेंगे भाई, पार्टनरशिप करेंगे। विच कैन बी ओरल और रिटर्न, या तो वो जो एग्रीमेंट हो रहा है या तो वो ओरल होगा, बातचीत में हम लोगों ने दोस्ती कर ली, ये हो गया ओरल एग्रीमेंट, बट रिटर्न में मतलब कि अब आप कंफर्म कर दो। क्यों? क्योंकि इसमें बार बार चेंजेस नहीं किए जा सकते, चेंजेस यहां पॉसिबल नहीं है, ये सारी चीजें होती है रिटर्न में। बिजनेस मस्ट बी लॉफुल बिजनेस, बिजनेस जो है वो हमेशा लॉफुल होना चाहिए, मतलब लीगल होना चाहिए। इलीगल कोई भी चीज में पार्टनरशिप को यहां गवर्नमेंट क्या नहीं करती है भैया, तो यहां पे गवर्नमेंट कभी भी परमिशन नहीं देती। एंड विद द मोटिव ऑफ प्रॉफिट, बिजनेस इसीलिए करना है क्योंकि रिस्क आपने लिया है विद द मोटिव ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट का ही मोटिव होगा हमेशा। एंड नॉट फॉर चैरिटेबल पर्पसेस, नहीं तो यहां पे कोशिश करते हैं लोग कि चैरिटेबल कर दे, वेलफेयर कर दे, बट पहले उसके लिए अर्न करना पड़ेगा। बिना अर्न करे आप यहां पे चैरिटी नहीं कर सकते, वेलफेयर यहां दोस्तों नहीं कर सकते। तो फॉर्मेशन हमें समझ में आया। दूसरे फीचर पे आते हैं लायबिलिटी, जिम्मेदारी इसको हम लोग कहते हैं यहां पे। द लायबिलिटी ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म इज अनलिमिटेड। भाई कोई भी कुछ भी बोले, बट जितने पार्टनर्स है उन सारी की जिम्मेदारी बनती है कि वो सारी चीजें लौटाए, रिटर्न करे, क्योंकि उन पर रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि उनने कुछ गुड्स
खरीदा होगा, एसेट्स खरीदी होगी, अब उनको पे ऑफ करना है उन सब चीजों के लिए। तो यहां हम लोग बोलते हैं भाई कि इनकी जो लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। देयर पर्सनल एसेट्स कैन बी यूज। अगर ऐसा लगता है कि वो बिजनेस से वो पेड ऑफ नहीं कर पा रहे तो उनकी पर्सनल एसेट्स को भी इसमें इन्वॉल्व किया जाता है। फॉर रीपेइंग द डेब्ट्स, रीपेइंग द डेब्ट्स का मतलब जो उधारी है उसको चुकाने के लिए आपको यहां पे क्या करना पड़ेगा, इन्वॉल्व करना पड़ेगा पर्सनल एसेट्स को भी। इन केस द बिजनेस एसेट्स आर इनसफिशिएंट, बट कब होगा ये, जब बिजनेस एसेट्स इनसफिशिएंट हो पे ऑफ करने के लिए, तभी जाके आपको क्या करना पड़ेगा, इसको इन्वॉल्व करना पड़ेगा। मतलब पर्सनल एसेट्स को तब इन्वॉल्व करेंगे जब बिजनेस एसेट्स जो है वो कम पड़ जाती है, इनसफिशिएंट पड़ जाती है। द पार्टनर्स आर जॉइंटली एंड इंडिविजुअली लाइबल फॉर पेमेंट ऑफ डेब्ट्स। पार्टनर जो है इंडिविजुअली या सब मिलके यहां रिस्पांसिबल होते हैं यहां पे डेब्ट को पे करने के लिए। तो ये हमारा जो सेकंड फीचर था लायबिलिटी। उसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट फीचर पे जिसको बोलते हैं रिस्क बियरिंग। रिस्क बियरिंग का मतलब क्या यहां पे रिस्क सारे पार्टनर्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं? बिल्कुल, यहां देखिए ऑल द पार्टनर्स बियर द रिस्क इन्वॉल्व इन द बिजनेस। जितने भी पार्टनर है वो यहां पे सारे जुड़े हुए हैं ताकि क्या कर सके, रिस्क को वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर सके। फॉर बियरिंग बिजनेस दे गेट द रिवॉर्ड इन फॉर्म ऑफ प्रॉफिट। अगर सारे के सारे लोग रिस्क लेंगे यहां पे तो उनको मिलेगा यहां पे अच्छा खासा प्रॉफिट, और ये प्रॉफिट बहुत ज्यादा जरूरी है इन देयर एग्रीड रेशियो। बट उनने जो पार्टनरशिप डीड में एग्रीमेंट में लिखा हुआ था कि हम लोग इस रेशियो में क्या करेंगे भाई, शेयर करने वाले हैं सब चीजें, तो ये एग्रीड रेशियो पे सारी चीजें इनको मिलेगी। यहां पे लॉसेस आर शेयर्ड इन द सेम प्रोपोर्शन टू, बट हमेशा हनी 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 थोड़ी ना मिलेगा भाई। तो मनी के डिस्ट्रीब्यूशन में अगर कभी लॉस हो गया तो लॉस को भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो जरूरी नहीं है कि हमेशा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो, लॉस भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल की अगर हम लोग बात करें यहां पे, द कंट्रोल एंड डिसीजन मेकिंग पावर इज डिवाइडेड। जो कंट्रोल होता है और डिसीजन मेकिंग होता है वो हमेशा डिस्ट्रीब्यूटेड होता है यहां पे अमंग द पार्टनर्स। इंपॉर्टेंट डिसीजंस आर जनरली टेकन विद म्यूचुअल कंसेंट। जितने भी इंपॉर्टेंट डिसीजन होंगे उस कंपनी से रिलेटेड वो सारे के सारे पार्टनर्स को बैठ के समझ के समझाने के बाद ही लिए जाएंगे। हवे में डिसीजन नहीं लिए जा सकते क्योंकि ये इनके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट, फ्यूचर ग्रोथ की यहां पे बात कर रहे हैं। दस द एक्टिविटीज ऑफ पार्टनरशिप फर्म आर मैनेज थ्रू ज्वाइंट एफर्ट। इसीलिए पार्टनरशिप की जितनी भी एक्टिविटीज होती है ये सारी की सारी ज्वाइंट एफर्ट के थ्रू निकलती है। सारे लोग मिलके ही एफर्ट लगाएंगे और बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे यहां पे ऑफ ऑल द पार्टनर। तो यहां पे भाई सारे लोगों का म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट फीचर की हम लोग बात करते हैं कंटिन्यूटी। क्या ये चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। तो ये पार्टनर्स सारे ऐसे ही रहेंगे, कुछ लोग चले जाएंगे, कुछ लोग प्लस हो जाएंगे, ये सब तो चलता रहेगा क्योंकि लाइफ का ये सारा का सारा सिस्टम है। कुछ लोग आएंगे, कुछ लोग जाएंगे, कुछ लोग प्रॉफिट उठा के जाएंगे, कुछ लोग लॉस दे के जाएंगे। ओके, तो यही यहाँ पे भी पार्टनरशिप में कंटिन्यूटी की बात हो रही है। The partnership business is affected by death। पार्टनरशिप जो बिजनेस चल रहा है वो कहीं ना कहीं अफेक्ट होता है। कैसे अफेक्ट होता है दोस्तों? या तो बंदे की डेथ हो जाए या बंदा एक एज पे पहुंच जाए और बोले कि भैया अब मेरे से काम नहीं बनता, अब मैं लेना चाहता हूं यहां पे रिटायरमेंट। नेक्स्ट होता है इंसॉल्वेंसी। अब पैसा चुकाने के लिए उसके पास ना हो, पर्सनल प्रॉपर्टी ना हो, तो इन सब केस में क्या हो जाती है भैया, इंसॉल्वेंसी हो जाती है। बट इफ द रिमेनिंग पार्टनर्स वांट टू कंटिन्यू, बट बाकी लोग कंटिन्यू करना चाहते तो बिल्कुल कर सकते हैं। वो नई फर्म बना सकते हैं, नई म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में कुछ अपने अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस ऐड कर सकते हो और फिर उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। टू कंटिन्यू द बिजनेस दे आर allowed to do so by entering into new partnership agreement। अब यहां पे वो लोग म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से नई पार्टनरशिप बना के वो आगे भी यहां पे बढ़ सकते हैं। तो यहां पे पुराना बिजनेस भी कंटिन्यू किया जा सकता है या उसको स्टॉप करके नए बिजनेस को भी हम लोग यहां पे स्टार्ट कर सकते हैं। हम लोग बात करते हैं यहां पे मेंबरशिप की। अ माइनर कैन नॉट बी अ मेंबर ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस। माइनर मतलब बिलो जो 18 एज होगा उसको यहां पे पार्टनरशिप बिजनेस में नहीं एंट्री दी जाएगी। द नंबर ऑफ पार्टनर्स दैट कैन फॉर्म पार्टनरशिप आर मैक्सिमम 20 हो सकते हैं नॉन बैंकिंग बिजनेस में, मैक्सिमम 10 हो सकते हैं बैंकिंग बिजनेस में, और अगर मिनिमम की बात करें तो यहाँ पे पार्टनर जो है वो 2 होते हैं। एक अकेला बंदा जो है वो पार्टनर नहीं हो सकता। तो याद रखना है नॉन बैंकिंग में मैक्सिमम 20, बैंकिंग में 10, और मिनिमम मेंबर जो होने चाहिए वो हमेशा होने चाहिए 2। बिना 2 के पार्टनरशिप हो ही नहीं सकती ना दोस्तों। म्यूचुअल एजेंसी की हम लोग बात करें, एवरी पार्टनर इज एन एजेंट और प्रिंसिपल ऑफ द बिजनेस। अब यहाँ पे अगर वो बंदा अवेलेबल नहीं है, 10 लोगों की टीम है उसमें से 8 अवेलेबल है तो वो 2 को भी वो रिप्रेजेंट
कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये इजी रहता है। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग यही कहती है कि एक दूसरे के लिए एजेंसी का काम करो या प्रिंसिपल का काम करो, यहाँ पे कोई छोटा बड़ा नहीं है, सब एक बराबर माने जाते हैं। He is an agent of other partners as he represents them and boards them through his action। ठीक है, अब हो सकता है कि उसकी जगह दूसरा पार्टनर रिप्रेजेंटेटिव बन जाए और उस सारे पार्टनर की जो भी बातें हैं वो यहाँ पे शेयर और डिस्कस करे। He is also a principal as he can be bound by the act of others। कहीं ना कहीं ये प्रिंसिपल की तरह भी काम करता है, क्योंकि वो बाउंड रहता है, मतलब बंधा हुआ रहता है दूसरों के उस वो कैटेगरी के बाद, या तो हम लोग बोल सकते हैं उस बाउंड्री के बाहर वो यहाँ पे नहीं जा सकता। पार्टनर्स एंड ही हैज द पावर्स टू टेक डिसीजन, और उसके पास पूरे पावर्स रहते हैं डिसीजन लेने के लिए, बट वो बिना एग्रीमेंट के, बिना एजेंसी के जो भी प्रोटोकॉल है उसको यहाँ पे जाने, बिना किसी से भी डिस्कस नहीं कर सकता, सारी चीजें वो यहाँ पे बता नहीं सकता। हम लोग बात करेंगे अब यहाँ पे मेरिट्स ऑफ पार्टनरशिप के, कि क्या क्या फायदे हैं यहाँ पे पार्टनरशिप करने के। सबसे पहला, इजी फॉर्मेशन एंड क्लोजर, बनाना भी आसान, खत्म करना भी आसान, क्योंकि यहाँ पे कोई लीगल एक्शन या कोई भी लॉ फॉर्म करने की जरूरत नहीं है। बैलेंस डिसीजन मेकिंग होता है। बैलेंस डिसीजन मेकिंग का मतलब यह हुआ कि यहाँ पे जितने भी डिसीजन लिए जाते हैं म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ लिए जाते हैं। हम लोग बात करते हैं सीक्रेसी की सारे सीक्रेट जो है पार्टनर्स के बीच में होना चाहिए। हम बात करेंगे यहाँ पे जो रिस्क है वो भी क्या होना चाहिए, शेयर्ड होना चाहिए, ताकि किसी पे भी बर्डन बहुत ज्यादा ना पड़े। हम लोग बात करेंगे यहाँ पे जैसे जैसे पार्टनरशिप बढ़ती चले जाएगी, ज्यादा दिन होते जाएंगे, साल होते जाएंगे, रिस्क जो है यहाँ पे बढ़ता चला जाएगा। हम लोग यहाँ पे एक एक चीज को आप डेप्थ में समझने वाले। सबसे पहला जो मेरिट था वो था इजी फॉर्मेशन एंड क्लोजर, तो कंपनी को बनाना भी आसान और मिटाना भी आसान। ओके, फॉर स्टार्टिंग पार्टनरशिप बिजनेस देयर आर नो लीगल फॉर्मेलिटी, कोई भी लीगल फॉर्मेलिटी नहीं है। हाँ, कुछ पार्टनरशिप में यहाँ पे लाइसेंस की जरूरत पड़ती है, बिना लाइसेंस के यहाँ पे काम नहीं हो सकता। जस्ट एन एग्रीमेंट इज रिक्वायर्ड, द फर्म कैन बी क्लोज विद म्यूचुअल कंसेंट ऑफ ऑल द मेंबर्स विदाउट एनी लीगल फॉर्मेलिटीज। हाँ, अब यहाँ पे कुछ कुछ चीजों में क्या चाहिए, लाइसेंस चाहिए, बट अगर मान लेते हैं उसको खत्म करना है, कंपनी को बंद करना है, तो कोई भी लीगल फॉर्मेलिटीज की जरूरत नहीं है। म्यूचुअल कंसेंट के थ्रू, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के थ्रू भी इस बिजनेस को क्या करा जा सकता है, बनाया भी जा सकता है और बंद भी किया जा सकता है दोस्तों। ओके, बैलेंस डिसीजन मेकिंग, क्योंकि पार्टनर्स एक जैसे है तो यहां पे डिसीजन मेकिंग बिल्कुल बैलेंस फॉर्म में होती है। द पार्टनर्स कैन डिवाइड देयर वर्क अकॉर्डिंग टू देयर मैनेजरियल एक्टिविटी, उनको जो काम अच्छे से आता है, जिसमें उनका प्रोफेशनलिज्म है, परफेक्शनिस्ट है, वो सारे काम वो करें। यहाँ पे जो चीजें नहीं आती है वो यहाँ पे बिल्कुल भी हाथ न डाले। क्यों? क्योंकि इसमें समय भी जाएगा और आउटपुट भी नहीं आ पाएगा। देयरफॉर डिसीजंस आर मोर बैलेंस्ड एंड इट रिड्यूसेस द बर्डन ऑफ वर्क, इसके कारण जो डिसीजन है बहुत अच्छे से पूरे की क्या बोल सकते हैं हम लोग, पूरी तरीके से इंप्लीमेंट कर सकते हैं हम लोग। यहाँ पे जो भी डिसीजन लिए गए ग्राउंड लेवल तक के हम लोग सोचे, अपर लेवल से ग्राउंड लेवल तक के सोचना बहुत जरूरी है। दूसरा, बैलेंस होने के साथ साथ इसका जो बर्डन है वो भी डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता, तो एक पार्टनर पे इसका लोड बहुत ज्यादा नहीं पड़ता। मोर फंड्स की हम लोग बात करें, अब हम लोगों को पता है कि अब हम लोग अकेले नहीं है, बहुत सारे लोग हैं, तो पैसा भी अच्छा खासा हमारे पास आएगा। कंपैरिजन टू अ सोल प्रोप्राइटर, अगर सोल प्रोप्राइटर की बात करें तो वो तो अकेला था, बट हम लोग यहाँ पे एक से ज्यादा है। इट कुड बी पॉसिबल टू पूल मोर रिसोर्सेज व्हेन टू और मोर पार्टनर्स वर्क टुगेदर टू एस्टैब्लिश अ पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म बनाने के लिए 2 से ज्यादा हम लोगों ने यहाँ पे लोगों को लिया है, तो यहाँ पे फंड भी हमारे पास अच्छा आ सकता है, रिसोर्सेज भी हमारे पास अच्छी आ सकती है। द पार्टनर्स में इन्वेस्ट मोर मनी, अब पार्टनर्स और ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे पैसा लगाएंगे, मोर टाइम देंगे एंड मोर एफर्ट्स इनटू द कंपनी, और ज्यादा से ज्यादा पैसा। तो अब हम लोग बात करेंगे भाई, तो मेरिट्स और मेरिट्स का मतलब भाई फायदे ही फायदे हैं अगर पार्टनरशिप होती है। क्यों? क्योंकि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में सारे काम होते हैं। तो अब हम लोग नेक्स्ट वाली मेरिट पे आ रहे हैं, जो कि है भाई शेयरिंग ऑफ रिस्क। रिस्क का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा अमंग द पार्टनर्स। इससे फायदा क्या रहेगा? फायदा ये रहेगा कि किसी भी एक पर्टिकुलर पर्सन पे बहुत ज्यादा एक्सेसिव लोड नहीं पड़ेगा यहाँ पे। तो शेयरिंग ऑफ रिस्क में हम लोग समझते थे रिस्क इन्वॉल्व इन रनिंग अ पार्टनरशिप बिजनेस इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑल इट्स मेंबर। अब ये डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब क्या हुआ? जो रिस्क है उसकी भी शेयरिंग होगी, प्रॉफिट की तो होती है, मगर रिस्क की जब शेयरिंग हो जाती है तो इंसान का जो परफॉर्मेंस है वो ऑलरेडी बढ़ जाता है। दिस हेल्प इन रिड्यूसिंग, क्या होता है इससे फायदा क्या होगा? एंजाइटी कम होगी, स्ट्रेस कम होगा, बर्डन ऑफ वर्क कम होगा किसी भी इंडिविजुअल पार्टनर पे। यहां तक के क्लियर हो गया सारा सीन। आगे हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट मेरिट की, सीक्रेसी। क्यों? क्योंकि हम लोगों के बीच में ही सब कुछ होना है, पार्टनर्स के बीच
में ही होना है, तो सीक्रेसी यहां पे बहुत ज्यादा रहती है। इन पार्टनरशिप फर्म इट इज नॉट लीगली रिक्वायर्ड फॉर देम टू डिस्क्लोज देयर अकाउंट स्टेटस। अब यहां पे कुछ भी ऐसा नहीं है कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है तो हम लोग अपना अकाउंट स्टेटस या सारी चीजें यहां पे डिस्क्लोज करें, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी यहां पे नहीं है। हेंस दे हैव कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, वो अपनी अपनी इंफॉर्मेशन रख सकते हैं, बट बिजनेस की इंफॉर्मेशन जो है वो सारी क्या करनी पड़ेगी दोस्तों, शेयर करनी पड़ेगी। ये सबसे ज्यादा जरूरी है। हम लोग बात करेंगे यहां पे फायदे के बाद नुकसान की, जिसको हम लोग बोलते हैं डीमेरिट्स ऑफ पार्टनरशिप। सबसे पहला डीमेरिट हम लोग देखें क्या है भाई, लिमिटेड रिसोर्सेज। क्यों भाई लिमिटेड रिसोर्सेज? क्योंकि जितने पार्टनर होंगे उतनी ही रिसोर्स होगी, अनलिमिटेड रिसोर्सेज यहां पे नहीं ली जा सकती। दूसरा यहां बात करेंगे अनलिमिटेड लायबिलिटीज, क्योंकि जितने पार्टनर बढ़ते जाएंगे उतनी लायबिलिटी बढ़ती जाएगी, तो ये लिमिटेड लायबिलिटी से कन्वर्ट हो जाएगी अनलिमिटेड लायबिलिटीज में। आगे बात करते हैं हम लोग यहां पे पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, क्योंकि एक से ज्यादा इंसान है तो मैनी मैन मैनी माइंड्स, कहीं ना कहीं ये दिमाग में आ जाता है कि भाई वो कम काम कर रहा है उसको पैसे ज्यादा मिल रहे हैं, मैं ज्यादा काम कर रहा हूं मुझे पैसे नहीं मिल रहे, तो ये सब चीजें आ जाता है पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स में। लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस, कहीं ना कहीं पार्टनर्स रहते हैं, बहुत सारे लोग रहते हैं, तो पब्लिक का कॉन्फिडेंस भी उस फर्म पे या उस कंपनी पे यहां नहीं आ पाता। फिर हम लोग बात करें लैक ऑफ कंटिन्यूटी की, तो यहां पे कभी कभी ये प्रॉब्लम भी आती है कि कंटिन्यूटी को जो है वो भी यहां पे ब्रेक किया जाता है, तो लैक ऑफ कंटिन्यूटी क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं किसी ना किसी पर्सन की डेथ हो जाती है, कोई रिटायर हो जाता है, कोई इंस्टॉलमेंट हो जाता है, तो ये सारे जो डीमेरिट्स है ये पार्टनरशिप का है। आइए हम लोग इसको डेप्थ में पढ़ने की कोशिश करें, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। अनलिमिटेड लायबिलिटी, द लायबिलिटी ऑफ ऑल द मेंबर्स आर अनलिमिटेड, जितने भी मेंबर्स है उनकी जो लायबिलिटी है वो यहां पे अनलिमिटेड है। दे आर इंडिविजुअली एंड जॉइंटली लायबल फॉर पेमेंट ऑफ डेब्ट इन केस द एसेट्स ऑफ बिजनेस बिकम शॉर्ट। अगर मान लेते हैं कि यहां पे बिजनेस की जितनी भी एसेट्स है पे ऑफ करने पे कम पड़ जाती है, तो उनको पर्सनल एसेट्स को क्या करना पड़ता है, एड ऑन करना पड़ता है। तो ये अनलिमिटेड लायबिलिटी जो है कहीं ना कहीं यहां पे पार्टनरशिप में बहुत ज्यादा रिस्क दे रही है। लिमिटेड रिसोर्सेज की बात करते हैं, इन पार्टनरशिप ओनली 20 मेंबर्स कैन बी द मैक्सिमम मेंबर। अब यहां पे लिमिटेड रिसोर्सेज के हिसाब से देखा जाए तो 20 ही मेंबर जो है वो यहां पे रह सकते हैं किसी भी चीज की शेयरिंग के लिए। देयरफॉर देयर इज लेस स्कोप ऑफ एक्सपांशन एज कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज यूजुअली नॉट सपोर्टिव। अब यहां पे एक्सपांशन की भी बहुत ज्यादा बात नहीं कर सकते, क्योंकि लिमिटेड लोग हैं, लिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी यहां पे वो लोग लगाने वाले हैं। आगे बात करते हैं हम लोग यहां पे पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, ज्यादा लोग रहेंगे तो लोगों में कॉन्फ्लिक्ट हमेशा क्रिएट होता है। इन पार्टनरशिप बिजनेस देयर इज अ लार्ज ग्रुप ऑफ मेंबर्स इन्वॉल्वड एंड देयर वर्क इज डिवाइडेड। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारा काम है और बहुत सारा काम डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो हर एक डिपार्टमेंट सही समय पे काम कर पाए ये पॉसिबल नहीं है। द डिसीजंस ऑफ एवरी पार्टनर्स इज बाइंडिंग ऑन अदर्स, बट एक दूसरे के साथ मिलकर यहां पे काम करना चाहिए, बट डिसीजंस एक दूसरे पे यहां पे डिपेंडेंट होते हैं। दिस माइट रिजल्ट इन डिफरेंस ऑफ ओपिनियन एंड कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन देम। इसके कारण बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट जो है लोगों के बीच में यहां पे क्रिएट हो जाते हैं। लैक ऑफ कंटिन्यूटी की बात करें, इन पार्टनरशिप फर्म इज नॉट लीगली रिक्वायर्ड टू डिस्क्लोज इट्स अकाउंटिंग स्टेटस। जरूरी नहीं है कि अकाउंटिंग स्टेटस जो है वो लीगली बंद हो, मतलब कहीं पे भी रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है, कोई भी कोर्ट सिस्टम या लीगल यहां पे बात नहीं होती कि अकाउंट स्टेटस क्या है आपका और किस तरीके से आपकी कंपनी काम कर रही है। As the public is not aware of the real business position, it does not have trust while dealing with the partnership firm। क्योंकि यहाँ पे कोई पब्लिक का इंटरफेरेंस नहीं रहता, इसीलिए उनको इन कंपनियों पे बहुत ज्यादा ट्रस्ट जो है नहीं हो पाता, इसीलिए ये कहीं ना कहीं बिजनेस को डिसकंटिन्यू भी कर देते हैं। लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस, बहुत सारे लोग होने के कारण पब्लिक का इन पे कॉन्फिडेंस नहीं होता। अ पार्टनरशिप फर्म इज नॉट लीगली रिक्वायर्ड टू डिस्क्लोज इट्स अकाउंटिंग स्टेटस एज द पब्लिक इज नॉट अवेयर ऑफ द रियल बिजनेस position, it does not have trust while dealing with the partnership firm। तो कहीं ना कहीं पब्लिक का कॉन्फिडेंस भी यहाँ पे कम हो जाता है। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ जो पार्टनर्स है वो कितने टाइप के होते हैं। अब हम लोग फ्लो चार्ट के थ्रू समझेंगे। सबसे पहले यहाँ पे एक्टिव पार्टनर होता है, सीक्रेट पार्टनर होता है, पार्टनर बाय एस्टोपल होता है, स्लीपिंग पार्टनर होता है, यहाँ पे नॉमिनल पार्टनर होता है, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट होता है। तो ये हम लोगों ने फ्लो चार्ट के थ्रू समझा कि कितने टाइप के पार्टनर होते हैं। अब उन पार्टनर्स के बारे में हम लोग यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। An active partner is one who contributes capital to the business। एक ऐसा पर्सन जो बिजनेस में पैसा लगाए उसको बोलते हैं हम लोग यहाँ पे एक्टिव पार्टनर। शेयर्स प्रॉफिट एंड लॉसेस बी हैविंग अनलिमिटेड लायबिलिटी, प्रॉफिट को भी शेयर करेगा, लॉस को भी शेयर करेगा। दूसरी बात यहाँ पे उसकी जो लायबिलिटी होगी वो हमेशा अनलिमिटेड होगी।
दे टेक पार्ट्स इन मैनेजमेंट एंड इन कैरिंग ऑन बिजनेस, मैनेजमेंट में भी वो पार्ट लेगा और दूसरा उसको बिजनेस को भी कैरी करेगा। ऑन बिहाफ ऑफ अदर पार्टनर, दूसरों के बिहाफ पे ये सारे के सारे काम करेगा, मतलब दूसरों के लिए भी काम करेगा, खुद के लिए भी यहां पे अच्छे से काम करेगा। स्लीपिंग पार्टनर की तरह बात करें हम लोग अगर, तो स्लीपिंग का मतलब क्या हुआ भैया, सोता हुआ पार्टनर, दिख नहीं रहा है मगर कहीं ना कहीं वो बैक ऑफिस पे काम कर रहा है, या बैक बोल सकते हैं हम लोग, बियॉन्ड द जो कर्टेन है वो काम कर रहा है, दिख नहीं रहा है आपको मगर वो काम कर रहा है। अ पार्टनर हु डज नॉट टेक पार्ट इन द बिजनेस एक्टिविटी, दिख नहीं रहा है मगर है, कहीं ना कहीं एग्जिस्टेंस है उसका। अ स्लीपिंग पार्टनर कंट्रीब्यूट्स कैपिटल, शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस एंड हैज अनलिमिटेड लायबिलिटी, दिखता नहीं है मगर काम करता है, ऐसे पार्टनर को हम लोग बोलते हैं यहाँ पे स्लीपिंग पार्टनर। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग सीक्रेट पार्टनर की। अ पार्टनर हुज एसोसिएशन विद द फर्म इज अननोन टू द जनरल पब्लिक, किसी को नहीं पता है कि इस बिजनेस में किसने पैसा लगाया, कहां से ये पैसा आया, ये सब कुछ सीक्रेट पार्टनर करते हैं क्योंकि वो लोगों के सामने नहीं आना चाहते। Secret partner contributes capital, share profits and losses, takes part in the management actively and he has unlimited liability, इसकी भी जो liability होती है वो हमेशा unlimited होती है और ये हमेशा अपना नाम छुपा के रखना चाहता है। Nominal partner की बात करें, nominal partner is one who allows to use his neck for द फर्म बट नॉट कॉन्ट्रीब्यूट कैपिटल, पैसा नहीं लगाएगा बट कहीं ना कहीं कंपनी को बनाने में बहुत ज्यादा क्या करेगा, हेल्प करेगा। नॉट टेक्स पार्ट इन मैनेजमेंट, डज नॉट शेयर प्रॉफिट एंड लॉस बट हैज अ लिमिटेड लायबिलिटी, बहुत लिमिटेड लायबिलिटी रहेगी बट कहीं ना कहीं वो छुप के यहाँ पे काम करने वाला है, इसीलिए उसको कहा जाता है नॉमिनल पार्टनर्स, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पे ये सजेशन देने वाला पार्टनर हो गया जिसको हम लोग नॉमिनल पार्टनर कह सकते हैं। हम लोग बात करते हैं नॉमिनल पार्टनर बाय एस्टोपल। अ पर्सन इज कंसीडर्ड टू बी part by estoppel if थ्रू हिज बिहेवियर, उसके बहुत सारी बातें करने के हिसाब से अगर वो हमारा पार्टनर है, मतलब वो एक तरीके से एडवाइजर है हमारे लिए। वर्ड्स और कंडक्ट, उसके बहुत काम करने से या थोड़े बहुत भी काम करने से हमारा बिजनेस बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। ही गिव्स एन इंप्रेशन टू अदर्स दैट ही इज अ पार्टनर ऑफ द फर्म, कहीं ना कहीं वो शो करता है कि कहीं ना कहीं वो पार्टनर है इस फर्म का बट एग्जैक्टली वो पार्टनर नहीं रहता। सच पार्टनर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेब्ट्स ऑफ द फर्म बिकॉज इन द आईज ऑफ थर्ड पार्टी दे आर कंसिडर्ड एज पार्टनर, वो कहीं ना कहीं जब डेब्ट होते हैं तब वो यहां पे सपोर्ट करता है, तो इसका रोल जो है बहुत ज्यादा मेन हो जाता है। फॉर एग्जांपल, Mr. A is an active partner, B his friend, A wants to take loan from the bank or a financier। अब यहाँ पे A और B मान लेते हैं दोस्त है, A जो है एक्टिव पार्टनर है, B जो है उसका फ्रेंड है और A को कुछ लोन चाहिए, कहाँ से, बैंक से। B requests the bank financier to give loan A's business as B is also a partner or he behaves as if he is a partner when the dealing is going on। तो ये माना जा रहा है कि A और B दोस्त है, A को लोन चाहिए तो B के कहने पे जो लोन दिया गया यही कहलाता है नॉमिनल पार्टनर बाय एस्टोपल, ओके, मतलब सपोर्ट करना बिजनेस में। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं पार्टनर्स बाय होल्डिंग आउट। होल्डिंग आउट का मतलब होता है किसी को पकड़ के रखना, जोड़ के रखना, इसको हम लोग बोलते हैं होल्डिंग आउट। अ पार्टनर बाय होल्डिंग आउट इज अ person who is not a partner actually but knowingly allows himself to be represented as a partner in the firm। holding out का मतलब ये हुआ कि दिखाया जा रहा है कि वो पार्टनर है बट एग्जैक्टली में वो पार्टनर यहाँ पे नहीं होगा। such a person becomes liable to outside creditors for debts, बाहर वालों को पैसा देने के लिए ये responsible होगा, ऐसा माना जाता है। in case he has to save himself from such liability he should immediate clarify his position to the third party। बट जैसे ही यहाँ पे केस उलझेगा तो वो थर्ड पार्टी को क्लियर करेगा कि उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस फर्म में। द पर्सन डज नॉट बिहेव एज इफ ही इज द पार्टनर बट डज नॉट ऑब्जेक्ट व्हेन समवन कॉल्स हिम एज अ पार्टनर। मैं मान लेते हैं यहाँ की वो एग्जैक्टली वो पार्टनर तो है नहीं बट यहाँ पे एक बात और कही गई कि बट डज नॉट ऑब्जेक्ट व्हेन समवन कॉल्स हिम अ पार्टनर, उसको अच्छा लग रहा है, जैसे किसी के नाम के आगे डॉक्टर लगा दो, भले ही वो डॉक्टर हो नहीं हो, उसको अच्छा लगता है, तो इस तरीके से पार्टनर बाय होल्डिंग आउट यहाँ पे हम लोग समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं तो ज्यादा आसान हो जाएगा। इफ ए इज एक्टिव पार्टनर अप्लाइज फॉर लोन फ्रॉम द बैंक सेइंग बी इज अ पार्टनर, मिस्टर बी डज नॉट ऑब्जेक्ट टू हिज स्टेटमेंट बट बोथ अबव पार्टनर्स आर लायबल टू पे द डेब्ट्स ऑफ द पार्टनरशिप व्हिच वर लेंट टू द फर्म बिकॉज ऑफ मिस्टर बी। अब ये ए और बी, मतलब ए तो है यहाँ पे एक्टिव पार्टनर, बी जो है यहाँ पे उसका सिर्फ दोस्त है, मगर यहाँ पे उसको भी मान लिया गया पार्टनर, और दोनों जब लायबल हो जाए किसी चीज को पे करने के लिए उसको बोलते हैं यहाँ भाई पार्टनरशिप बाय होल्डिंग आउट। यहां पे ये चीजें समझ में आ गई भाई। और एक्सप्लेनेशन में हम लोग इसको और समझते हैं अच्छे से।
बाय एस्टेपल इसको समझते हैं, मिस्टर ए इज अ एक्टिव पार्टनर, बी इज हिज फ्रेंड, ए वांट टू टेक लोन फ्रॉम द बैंक और अ फाइनेंसर, बी रिक्वेस्ट द बैंक और फाइनेंसर टू गिव लोन ए बिजनेस, बी इज आल्सो अ पार्टनर, आल्सो बिहेव्स ही इज अ पार्टनर एंड व्हेन द डीलिंग इज गोइंग ऑन। तो एस्टेपल का मतलब हुआ एक ऐसा पर्सन जिसके भरोसे पे लोन मिल जाए, उसको यहां पे कहा जाता है एस्टेपल। क्या कहा जाता है दोस्तों? एस्टेपल। ठीक है, होल्डिंग आउट को और अच्छे से हम लोग समझते हैं, द पार्टनर डज नॉट बिहेव्स एज ही इज द पार्टनर बट डज नॉट ऑब्जेक्ट व्हेन समवन कॉल्स इज अ पार्टनर। वो है नहीं पार्टनर, मगर कोई उसको पार्टनर बोल रहा है तो वो मना भी नहीं कर रहा है कि मैं एक पार्टनर हूं। मिस्टर ए इज एक्टिव पार्टनर, अप्लाइज फॉर लोन फ्रॉम द बैंक सेइंग that Mr. B is a partner, Mr. B does not object to this statement. Both the above partner are liable to pay the debts to partnership which were lent to the firm because of the Mr. B. अब यहाँ पे दोनों को ही क्या करना पड़ेगा? मिलके ये पैसा यहाँ पे डेब्ट जो है चुकाना पड़ेगा। हम लोग यहाँ बात करते हैं माइनर पार्टनर की, जो कि 18 एंड बिलो होता है। वो क्या होता है? द पार्टनरशिप एक्ट डज नॉट परमिट अ माइनर टू बिकम अ पार्टनर। यहाँ पे जो बंदा है 18 के नीचे, उसको हम लोग यहाँ पार्टनर नहीं मान सकते। द माइनर कैन बी एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ द existing firm, contribute to the capital, not allowed to participate in the management, does not get any share in the loss but only in the profit। बस वो प्रॉफिट में अपना पार्ट ले सकता है। हो सकता है उसके फादर रहे हो, उसके बदले में उनको पैसा मिल रहा हो, बट वो किसी भी मैनेजमेंट के किसी भी डिसीजन में यहां इन्वॉल्व नहीं हो सकता। आफ्टर अटेनिंग मेजॉरिटी ही हैज टू गिव पब्लिक नोटिस स्टार्टिंग इफ ही wants to remain a partner or not। उसको बताना भी पड़ेगा वो पार्टनर बनकर रहना चाहता है कि नहीं रहना चाहता। If he does not give such a notice he shall be deemed to be a active partner। बट अगर वो नहीं बताता है तो उसको यहाँ पे डीम पार्टनर मान लिया जाएगा कि वो पार्टनर अब है ही नहीं। With unlimited liabilities, share profit as well as loss, participate in the management। तो ये अलग अलग तरीके से यहाँ पे माइनर जो है, यहाँ पे हम लोगों को पार्टनर तो बनाना है, बट वो जब तक खुद से नहीं कहेगा तब तक हम लोग उसको नहीं मान सकते। टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप की बात करें, ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन, पार्टनरशिप एट विल और पर्टिकुलर पार्टनरशिप। लायबिलिटी के बेसिस पे हम लोग बात करें तो जनरल पार्टिसिपेशन पार्टनरशिप होता है और लिमिटेड पार्टनरशिप होता है। तो ये फ्लो चार्ट के थ्रू हम लोगों ने यहाँ पे पार्टनरशिप को ड्यूरेशन के हिसाब से और लायबिलिटी के हिसाब से समझा। अब हम लोग ब्रीफली इसको समझने की कोशिश करते हैं। पार्टनरशिप एट विल, खुद की इच्छा है पार्टनर बनने की, तब क्या होगा? दिस टाइप ऑफ पार्टनरशिप डिपेंड्स ऑन द विल ऑफ द पार्टनर। उसकी खुद की इच्छा पे डिपेंड करता है। इट कैन continue as long as the partners want for indefinite period and can be terminated by giving notice to the firm by any partner। अब वो चाहे तो जोड़ सकता है indefinite period के लिए, बट अगर मान लेते हैं कि उसको हटना है तो वहां पे वो टर्मिनेशन भी करवा सकता है, मतलब कि अपनी पोजीशन को खुद भी वो यहां पे छोड़ सकता है। पर्टिकुलर पार्टनरशिप की बात करें, द पार्टनरशिप फॉर द अकम्प्लिशमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट इज कॉल्ड पर्टिकुलर पार्टनरशिप। किसी पर्टिकुलर डील के लिए, फॉर एग्जांपल अगर मान लेते हैं कंस्ट्रक्शन की कोई कंपनी स्टार्ट करनी है, और मान लेते हैं फॉर मैं बिजनेसमैन हूं, मैं कंस्ट्रक्शन कंपनी के साथ मिलकर काम करता हूं, तो ये हो गई पर्टिकुलर पार्टनरशिप, सिर्फ कंस्ट्रक्शन तक है, बाकी बिजनेसेस में वो पार्टनर नहीं रहेगा। एग्जाम्पल, पार्टनरशिप फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ रोड बिल्डिंग, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट दिस पार्टनरशिप इज ऑटोमेटिकली डिसॉल्व्ड। उसके बाद बनने के बाद ये डिसॉल्व हो जाएगी। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी पे हम लोग बात करते हैं। जनरल पार्टनरशिप, जनरली इन पार्टनरशिप द लायबिलिटी ऑफ द पार्टनर्स आर अनलिमिटेड। हमें ये पता होना चाहिए पार्टनर्स की जो लायबिलिटी होती है वो हमेशा अनलिमिटेड होती है। द पार्टनर्स टेक पार्ट इन द डिसीजन मेकिंग एंड कैन बाइंड अदर पार्टनर्स बाय देयर एक्ट। और दूसरों के साथ मिलके जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं उन सबको साथ में रख के हम लोग काम करते हैं। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन ऑफ दिस काइंड ऑफ पार्टनरशिप फर्म इज अफेक्टेड बाय डेथ एंड इंसॉल्वेंसी। कैसे खत्म हो सकती है? तो डेथ और इंसॉल्वेंसी से भी ये खत्म हो सकती है ऑफ एनी पार्टनर। इन इंडिया ऑल पार्टनरशिप आर जनरली पार्टनरशिप्स। ठीक है, तो यहां पे हम लोग बात कर रहे हैं भैया हमारे बेसिस ऑफ लायबिलिटी के सेकंड टाइप में, जिसको हम लोग बोलते हैं यहां पे लिमिटेड पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप जो है वो लिमिटेड होने वाली है। क्यों होने वाली है उसका कारण हम लोग समझते हैं। यहां पे इन लिमिटेड पार्टनरशिप द लायबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन पार्टनर इज अनलिमिटेड। अगर पार्टनरशिप है तो इसमें एक बंदे की जो लायबिलिटी होगी वो अनलिमिटेड होगी और दूसरे की लिमिटेड होगी। ओके, वेयर एज द रेस्ट स्पेशल पार्टनर में हैव लिमिटेड लायबिलिटी। उसको जोड़ा ही इसलिए गया है क्योंकि वो जुड़ा रहे, बट उसकी
लाइबिलिटी यहाँ पे नहीं बढ़ाई जा रही है। सच अ पार्टनरशिप डज नॉट गेट टर्मिनेटेड विद द डेथ और इंसॉल्वेंसी ऑफ द पार्टनर, बट ये डेथ और इंसॉल्वेंसी के बाद भी खत्म नहीं होती। आगे बात करेंगे, रजिस्ट्रेशन ऑफ सच पार्टनरशिप इज कंपलसरी, बट रजिस्ट्रेशन जो है बहुत ही यहाँ पे ज्यादा जरूरी है। बट ये जो है इंडिया में एग्जिस्ट नहीं करती, ये सिर्फ और सिर्फ इंग्लैंड में करती है। मतलब पार्टनर तो है बट उस पर कोई जिम्मेदारी नहीं है। मतलब वो मोटिवेशनल पार्टनर भी हो सकता है, वो ये हो सकता है कि अपनी सलाह बहुत अच्छी देता हो, मतलब ये यहाँ पे हो सकता है कि ये किसी फील्ड का मास्टर हो जो आपके साथ आज बैठा हुआ हो। ओके, अब हम लोग बात करने वाले हैं कि दो लोगों के बीच में, दो लोगों के पार्टनर अगर बन जाते हैं और उनके बीच में जो रिटन डॉक्यूमेंट साइन होता है उसको बोलते हैं हम लोग डीड, पार्टनरशिप डीड। ये जनरली रिटन डॉक्यूमेंट होता है दो लोगों के बीच में। चलिए समझते हैं। द डॉक्यूमेंट कंटेनिंग टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड। लिखे हुए रिटन डॉक्यूमेंट को दो लोगों के बीच में जब साइन किया जाता है उसको कहा जाता है पार्टनरशिप डीड। द कॉमन कंटेंट ऑफ अ पार्टनरशिप डीड आर एज फॉलोज। क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या जरूरी है? नंबर 1, नेचर एंड लोकेशन ऑफ द बिजनेस। क्या बिजनेस करना चाहते हैं और वो किस जगह करना चाहते हैं, पहला ये बताना जरूरी है। ड्यूरेशन ऑफ द बिजनेस, कितने समय के लिए करना चाहते हैं, 1 साल 2 साल कुछ महीने या सालों साल इंफिनिटी तक के बिजनेस करना चाहते हैं, हो सकता है कोई कर ले भाई। चलिए नंबर 3, इन्वेस्टमेंट मेड बाय द पार्टनर्स। कौन कौन से पार्टनर कितना कितना पैसा लगाने वाले हैं ये हमें क्लियर करना जरूरी है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स एंड लॉस, तो यहां पे रेशियो, परसेंटेज, जो भी आपको अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से सही लगता है वो आपको यहां पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट, ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशन ऑफ द पार्टनर्स। क्या जिम्मेदारियां रहेंगी और क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करना है जिसके बाहर आप लोग नहीं जा सकते। सैलरी एंड विड्रॉल ऑफ द पार्टनर, पैसा कितना मिलेगा उनको और वो कितना प्रॉफिट वहां से निकाल सकते हैं ये बताना जरूरी है। टर्म्स एंड कंडीशन फॉर एडमिशन एंड रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। क्या टर्म्स एंड कंडीशन रहेगी, या तो एडमिशन की, अगर किसी को जोड़ना है तो, किसी को टाटा बाय बाय करना है तो उसके लिए क्या कंडीशन रहेगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्रॉइंग, अगर आपने कुछ कैपिटल यहां पे इन्वेस्ट करा है अपनी कंपनी में तो उस पर कितना इंटरेस्ट मिलेगा, या अगर आपने कुछ पैसा निकाला तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितना देना पड़ेगा। जनरली जो है वो 6% माना जाता है। प्रोसीजर फॉर डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, अगर मान लेते हैं दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं बनती है तो किस तरीके से इस फर्म को यहां पे खत्म किया जाएगा। आगे बात करते हैं हम लोग यहां पे मेथड ऑफ सॉल्विंग डिस्प्यूट, किस तरीके से अगर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है तो जो डिस्प्यूट्स है उसको सॉल्व करा जाएगा। तो ये सब के सब पार्टनरशिप डीड में 10 यहां पे कंडीशंस है जो फुलफिल करना जरूरी है। थ्रू नेगोशिएशन विद द हेल्प ऑफ आर्बिट्रेटर विद द प्रोविजन ऑफ द आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट 1996 दिस इज इन फोर्स कोर्ट्स। अब धीरे धीरे करके आर्बिट्रेशन में इसको लगाया जा रहा है और कोर्ट में ये सारी कंडीशंस फुलफिल होने के बाद ही पार्टनरशिप डीड को हम लोग यहाँ पे सारा का सारा किस पे लाते हैं, ग्राउंड लेवल पे यहाँ पे लेके आते हैं। इन केस ऑफ डेथ ऑफ एनी वन और मोर पार्टनर द फर्म शेल नॉट बी डिसॉल्व बट शेल कंटिन्यू टू बी कैरिड ऑन बाय वन एंड बिटवीन द सर्वाइविंग पार्टनर एंड द लीगल हायर्स एंड सो आर रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द डिसीज्ड पार्टनर। यहाँ पे कंडीशन ऐसी हो गई, किसी की डेथ हो जाती है, एक से ज्यादा लोगों की भी हो जाती है तो भी बिजनेस यहां पे कंटिन्यू हो सकता है एज अ कंटिन्यूइंग कंसर्न ऑन द सेम टर्म्स एंड कंडीशन एज इनकॉर्पोरेटेड इन दिस डीड और ऑन सच टर्म्स एंड कंडीशन एज में एग्रीड ऑन बाय एंड बिटवीन देम फ्रॉम टाइम टू टाइम। उन लोगों के थ्रू अगर मान लेते किसी के डेथ हो जाती है तो उसी के फैमिली वाले भी इसमें कंटिन्यू कर सकते हैं या उनको लिख के देना होगा कि हमें हमारा पैसा दे दीजिए, अब हम लोगों को इस फर्म से कोई लेना देना यहां नहीं है। तो ये डेथ में ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है, इसीलिए डीड में सारी की सारी चीजें जो टर्म्स एंड कंडीशन होती है वो पूरी क्लियर लिखी जाती है। रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म किस तरीके से होगा इसको हम लोग समझ लेते हैं। लीगली द रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इज नॉट कंपल्सरी बट देन आल्सो पार्टनर प्रेफर टू गेट द फर्म रजिस्टर्ड। बट यहां पे ऐसा तो नहीं है कोई लीगल एक्शन होगा, बट यहां पे फर्म अगर मान लेते हैं रजिस्टर्ड नहीं है तो इन केस ऑफ डिस्प्यूट्स फिर गवर्नमेंट भी यहां पे कोई अपना बहुत ज्यादा रुझान नहीं दिखाएगी, बहुत ज्यादा अपना इंटरफेरेंस नहीं दिखाएंगे, फिर उलझते रहना खुद ही। एज एन अनरजिस्टर्ड फर्म बियर्स द फॉलोइंग प्रॉब्लम। अब क्या क्या प्रॉब्लम होती है अनरजिस्टर्ड फर्म के साथ उसको समझते हैं। पार्टनर्स ऑफ द अनरजिस्टर्ड फर्म कैन नॉट फाइल अ सूट अगेंस्ट द पार्टनरशिप फर्म और द अगेंस्ट द पार्टनर। अब भाई जब रजिस्टर्ड ही नहीं हो तो सरकार इसमें कोई मदद नहीं कर सकती। द फर्म कैन नॉट फाइल अ सूट अगेंस्ट द थर्ड पार्टी, न थर्ड पार्टी के अगेंस्ट में कुछ कर सकते हो। अगर लोन लिया हो, लोन दिया, जो भी किया आपने, यहां पे आप कुछ भी प्लस माइनस नहीं
करवा सकते। द अनरजिस्टर्ड फर्म कैन नॉट फाइल अ सूट अगेंस्ट एनी वन ऑफ द पार्टनर, किसी भी फर्म के किसी भी पार्टनर के अगेंस्ट में कोई भी सूट जो है मतलब केस जो है फाइल नहीं कर सकते। अब पार्टनरशिप फर्म कैन बी रजिस्टर्ड एट एनी टाइम, पार्टनरशिप जो फर्म है उसको कभी भी आप रजिस्टर्ड यहां कर सकते हो। इट कैन रजिस्टर इटसेल्फ एट एनी टाइम ऑफ फॉर्मेशन और लेटर और व्हेनेवर द पार्टनर डिजायर टू गेट इट रजिस्टर्ड, कभी भी चाहे वो लोग यहां पे इस फर्म को रजिस्टर करवा सकते हैं। टू गेट द फर्म रजिस्टर्ड द पार्टनर हैव टू अप्लाई टू द रजिस्ट्रार इन द प्रेस्क्राइब्ड मैनर, एक पर्टिकुलर फॉर्मेट बना हुआ उसके अकॉर्डिंग आपको अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। अलॉन्ग विद द रजिस्ट्रेशन फीस फॉलोइंग इंफॉर्मेशन मस्ट बी सप्लाइड फॉर द रजिस्ट्रेशन, आपको रजिस्ट्रेशन फीस भरना है और उसके बाद कुछ सारी चीजें इंफॉर्मेशन जो है आपको देना है। क्या नेम ऑफ द फर्म, फर्म का नाम क्या रखना चाहते हैं, ऐसा तो नहीं किसी और का फर्म का भी नाम सेम हो, ऐसा नहीं कर सकते आप। प्रिंसिपल प्लेस ऑफ द बिजनेस, कहां ये काम करना चाहते हैं, किस जगह पे, लोकेशन क्या है। नेम ऑफ द अदर प्लेसेस वेयर द फर्म कैरीज ऑन द बिजनेस, और कहां कहां इस काम को बढ़ाना चाहते हैं आप लोग। डेट व्हेन ईच पार्टनर जॉइन द फर्म, कब कब किस किस पार्टनर ने यहां पे ज्वाइन किया है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, नेम्स एंड एड्रेसेस ऑफ द पार्टनर, भैया क्या नाम है और कहां रहते हैं ये पता होना जरूरी है। पता चल रहा है वो फ्रॉड करके भग जाएंगे, उनको कैसे आप डिटेक्ट करेंगे। तो हमारे यहाँ आज आधार कार्ड अच्छा आ गया, ऐसी बहुत सारी यूनिक आईडीज होती है जिसके थ्रू हम लोग उनको ट्रैक कर सकते हैं कि वो कब कहां कैसे रहते थे। आगे हम लोग बात करते हैं, लास्ट पॉइंट जो है ड्यूरेशन ऑफ द पार्टनरशिप, हम कितने सालों के लिए ये करने वाले हैं ऐसी पार्टनरशिप, ये सब हम लोग को स्पेसिफाई करना जरूरी है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे यहाँ पे द एप्लीकेशन फॉर्म मस्ट बी साइंड बाय ऑल द पार्टनर, जो एप्लीकेशन फॉर्म है ये सारे पार्टनर्स मिलके क्या करें, साइन करें। एंड द रिक्वायर्ड फीस मस्ट बी डिपॉजिटेड, अब वो कॉन्ट्री करके करे, एक बंदा भर दे या कुछ भी हो, सबको मिलके पैसा देना पड़े या अकेला बंदा दे, कुछ भी कर सकते हो ये, मगर फीस देना जरूरी है। आफ्टर दिस द रजिस्ट्रार विल मेक एन एंट्री, अब रजिस्ट्रार क्या करेगा, उस कंपनी की पूरी एंट्री कर लेगा इन द रजिस्टर ऑफ द फर्म एंड विल इशू अ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, इसके बाद वो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन आपके हाथ में दे देगा कि आप बिजनेस यहां पे स्टार्ट कर सकते हो, यहां पे कोई इश्यूज नहीं है। तो इस तरीके से हम लोगों को पूरी पार्टनरशिप की कहानी, हिस्ट्री, सिविक, ज्योग्राफी सब समझ में आ गई है। तो ऐसे ही और वीडियोस के लिए बने रहिए मेरे साथ, करना एक छोटा सा काम, इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल।